आज मैं बड़ा सख्त बोल रहा हूँ, मुझे रोकेगा नहीं प्लीज। शर्म आ रही होती है उनकी डिग्रियों पे कि ये तो कोई पढ़ा लिखा आदमी, ये भी मरासी कह रहा है, इसको नहीं पता मरासी कोई ज़ात है ही नहीं। और दूसरी बात, ज़ात तो हमारी उस हस्ती ने जिन पे हज़ारों जानें कुर्बान ख़त्म की थी, आप कैसे रख के बैठे हुए हैं अभी वाह तक? वाह, क्या बात। किसी काले को गोरे पे, अरबी को अजबी पे फोकियत हासिल नहीं होगी, तो ये कौन से फिर सारे मुसलमान हैं? मुझे ये भी बताएं। ज़ात को ही लेके अभी तक जाले, कब्रों पे भी वही लिखाया हुआ है। कब्र तो एक ऐसा मुकाम है, उसमें तो छोड़ दो, उसमें तो ना लिखवाओ मलक, अवान, टुआना, ख्वाजा, वहाँ तो सिर्फ इंसान है। और कैसी बात, कैसा सच्ची हकीकत है नईम साहब कि मरते इंसान मैयत हो जाता है, अपनी वल्दियत भी खोल देता है और नाम भी खो देता है। ये नहीं कहेगा कि फलाना नाम ये लेटा हुआ, मैयत कब लेके जानी है, एक सेकंड में मैयत हो जाता है इंसान। क्यों कहा ये है? तो ये जो इंटेलेक्चुअल लोग बने और मरासी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके, और कुछ हमारे लोग स्टेज पे मीडिया में भी लोग मरासियों को बुरा भी कही जा रहे हैं, उनकी कमाई भी खाई जा रहे हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, ये कोई भी मरासी नहीं, इनमें मरासी होने के लिए तो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी लेनी पड़ती है। ये तो मरासी है ही कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे ये हो जाए। आपने जिंदगी की वो हकीकत तो पहलू भी दिखाया कि मरने के बाद तो जो मैयत हो जाता बन जाती है। तो ये ज़ात को तो सरकार की बात नहीं मानी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक लफ्ज़ रखा हुआ है, लड़ रहे हैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे। या हमारे पंजाब में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, नाम यूज़ करते थे, जो होता था उसको उसी नाम पे, मश्क पकड़ी तो माश की, जूता पकड़ा तो मोची, तेल नज़र आ गए तो तेली। इसी में हमने इतने हज़ारों साल गवा दिए। लोग चांद पे पहुंच गए, उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी मरासी यताई से नहीं निकले और डर रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। फिर आजकल एक और ट्रेंड है मौसीकी के हवाले से, जब अरबपति हो जाते हैं फिर उसके बाद मीडिया पे आके कहते हैं जी हमने अब ये बुरा काम छोड़ दिया। इस पे भी तो आप नहीं सब कुछ कहें। ये कितना दौरा और मुनाफकत का। तो फिर वो दौलत भी छोड़ो, वो बांटो, वो उसको रख के बड़े बड़े वेयर हाउस बना लेते हैं और बाद में कहते हैं जी अब हमने अब फैसला क्या कर रहे हैं? मौसीकी बुरी है। आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, नईम साहब के साथ ही मैं कर सकता हूँ। दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से कॉफ़ी भी बन जाती है, अकेला भी पिया जाता है। अब ये कितने सारे जहन थे जिन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। इसी तरह सुर खड़ा है, सारे गा मा पा धा नि धा नि धा पा मा गा रे धा, इसमें आपने तर्ज बनानी, कौन सी शायरी डालनी, वो जहन का कसूर है, मौसीकी का नहीं। वाह वाह। वो रियानियत आपके माइंड में है कि आपने उसमें सही सही उस सुरों में ये भी बन सकती है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, ये भी बन रहा है। सैया बिला गर सुना, हाँ पहाड़ी चल रही, ये भी बन रहा है। मेरे तल बदल में किसने है ये आग सी लगाई, ये गजल बन गई। पंजाबी भी इसमें बन सकता, जामीना मेरे दिल जान। अब ये लफ्ज़ चल रहा, अब इसमें अगर वो आगे नहीं मैं कहूँगा, कोई उरानियत का वर्ड आ जाएगा, कुछ सोच आ गई, तो मौसीकी का कोई कसूर नहीं, उस पोइट्री का, उस जहन का कसूर है जिसने मौसीकी को ख़राब किया या उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया। तो यही नहीं आज तक कोई एक्सप्लेन कर सका कि सही गलत क्या है। मौसीकी कभी कहीं गलत नहीं है, हमारे जहन में हराम हलाल फंसा हुआ है। अब हराम हलाल पे मैंने एक सवाल करना है, लेकिन उससे पहले पूछ रहा आपका एक सवाल था। मेरा भी एक सवाल है, मैं चाहूंगी कि मुझे आप ये बताइएगा जरूर। क्लासिकल मौसीकी के घरानों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि औरतें नहीं आती फ्रंट फील्ड पे सिंगिंग में, ऐसा क्यों है? बहुत खूबसूरत सवाल है। आप खुद इस बात को समझती हैं, यू मस्ट हैव बीन फेस सो मेनी डिफिकल्टीज व्हेन यू केम टू दिस प्रोफेशन। वही बात आ गई, कुछ समझा नहीं ना सका मरासी। वो तो एंकर्स को भी मरासी कह रहे हैं लोग, हर चीज मरासी है, सिर्फ ये अकेले शरीफ रह गए दुनिया में। असल में जो ये बात कर रहा होता है वो वेलगर होता है। हमारी औरतें क्यों नहीं आई, ये सवाल बड़ा है। मैं इसी वजह से, टैलेंट उनको मर्दों से भी ज्यादा थे। मेरी वालदा ऐसा गाती थी कि मैडम नूरजान साहब आके सुनती थी उनको। अच्छा वाह, ये सच्ची बात है, ऐसा सुर था उनके गले में। माँ का दूध का बड़ा असर होता है गायक के ऊपर। तो हमारे घर में जब खुशियाँ होती तो मैडम साहिबा अल्लाह उनको 7 जनतों में घर दे, हमारे घर आती थी मैडम नूरजहां साहिबा। ये अन 811 जहाँ मैं पैदा हूँ, समनाबाद में हमारी कोठी थी, घर था।
یہ باجی فلم جب بنی تو ایس سلیمان صاحب نے سلامت علی خان صاحب کو ملتان سے لا کے لاہور میں رکھا تھا. یہ بھی ہسٹریاں بتا دوں. ایس سلیمان صاحب بڑی ہستی. تو سلامت علی خان صاحب سمنا آباد اس وقت سب سے پوش ایریا ہمارے لاہور کا تھا. آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. معاشرے میں ہمارے یہاں ہمارے اس ملک میں ہمارے اس معاشرے میں عورت کو اگر کوئی ایسا کم کہ تو وہ عزت نہیں دی گئی. وہ اگر کوئی عورت گائے تو اس کو خدا نہ خواستہ دوسرے لفظوں سے. ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو الاؤ نہیں کیا. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. جیسے ویسٹ میں آرٹسٹ کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے پروفیشن میں. تو یہاں یہ اس پرابلم کی وجہ سے ہم اپنی ویمنس کو اجازت نہیں دے پا رہے. آج جب اتنی اوپن ڈبیٹ ہو ہی رہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک گانے کی اور کلاسک کی گائکی جو صوفیوں کا جو ہے وہ ایک گانا ہے اس کی پاکیزگی جو ہے وہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے. اگر پاکیزگی نہیں ہے تو کلاسیکی موسیقی جو ہے وہ نہیں ہے. میں اگر کہوں سبحان اللہ. تو مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ بڑا میں اوپن کوشچن کرنے لگا ہوں آپ سے کہ میں آپ کا گھرانہ دیکھا ہے. استاد سلامت علی خان سے میں شروع ہو جاؤں اور آپ کی فیملی کو دیکھ لوں, آپ کو دیکھ لوں, آپ کے بچوں کو دیکھ لوں. بینگ اے جرنلسٹ میں اپنی انفارمیشن بھی شیئر کر رہا ہوں جی جی کہ آپ ان تمام ممنوع جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اشیاء ہیں, وہ ممنوع جو مشروب ہیں, اس سے دور رہا آپ کا گھرانہ. کرم اللہ کا. نعیم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈر بھی لگتا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں کہ نعیم حنیف صاحب کے پاس واقعی بڑی جانکاری, یہ میرے فیورٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے. یہ چند ان لوگوں میں سے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے گھرانے کی تعریف کر رہے ہیں, میں تو بہت کم انٹرویوز میں آتا ہوں, صرف انہی کے ساتھ آتا ہوں. بہت خوبصورت سوال کیا. دیکھیے صوفیز میں صوفی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ یہ کیا تو کہتے یہ صوفی ہے. صوفی کا بیسک مطلب کیا ہے؟ صوفی میوزک کوئی نہیں ہوتا, یہاں سے شروع ہوتا ہوں, یہ سب غلط ہے. صوفی میوزک کیا؟ صوفی میوزک کیا ہوتا ہے؟ صوفی کسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کا اندر باہر ایک ہو, صاف ہو, کلین ہو, نشوں سے پاک ہو, عریانیت سے پاک ہو, اور خدا آپ کا بھلا کرے منافقت سے پاک ہو, اس کو صوفی کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے درویش صوفی جو ہوئے, ان کا نام لوں گا تو لسٹ پوری ہے. اسی دور میں حضرت امیر خسرو ہوئے. زبان سے پاک کلام گانے اور پڑھنے کے لیے اندر کی ناپاکی ختم کرنا بڑی ضروری ہے. یہ جو اب بات ہوگی نشوں کی کھل کے ہو رہی تو کھل کے ہوگی. جی پلیز. یہ اپنی ذاتیات کو جو لوگوں نے موسیقی پہ ڈالا, جی کوئی کہتا جی میں پینے کے بنا گا نہیں سکتا ہوں, یہ پی کے پھر گاؤ یا کچھ اس طرح کی باتیں. میں تو کھل کے بات, یہ بڑی زیادتی کی ان لوگوں نے. یہ آپ کے ذاتی فعل تھے, ان کو ذاتیات پہ رکھیں, جو مرضی کریں, لیکن موسیقی کو اس سے پاک رکھیں. کوئی بھی گائک, کوئی بھی کسی بھی پروفیشن میں آپ کسی ممنوع چیز کا استعمال کریں گے, آپ کی اس کام میں کبھی اثر نہیں آئے گا. ایک لعنت کا عنصر رہے گا. مشہور تو ریچھ کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, وہ کتے لڑیں تو ان کا نام 28 کروڑ ملین. آج کا کرائیٹیریا کیا نام ہونے کا؟ یہ بھی نعیم صاحب سے بھی میں تھوڑا اس بات پہ ان کو کوشچن کروں گا. کرائیٹیریا ملینز ویو ہیں, کر رہا کوئی کر کیا رہا ہے, یہ کسی کو پتہ ہے کہ آواز کیسا ہے؟ مشہور ہونے کا مطلب بڑا آرٹسٹ نہیں ہوتا, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. یہ بڑا ضروری بات ہے. جی پلیز. تو صوفیز جو درویش تھے, امیر خسرو کس چینل پہ کہ کہیں وہیں بیٹھ کے انہوں نے صرف اپنا کام کیا. دیکھیے جو آپ کی ذاتیات آپ کو جو لت لگتی ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ گائک یا ایسی شعبے سے جو منسلک وہ اپنے کاموں سے محبت کریں, چاہے وہ ایکٹنگ ہے یا سنگنگ ہے, ان کے ساتھ جسٹس کریں, ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنی قوم کو, بچوں کو ایک میسج اچھا دیں. جو کہ ہمارے گھرانے میں ہمارے زیادہ صوفیس لوگ تھے. میرے چچا, مجھے فخر ہے, تصدق علی خان میرے چچا جو کہ اسٹیشن ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہوئے لاہور ریڈیو سے, استاد اختر علی خان, استاد ذاکر علی خان میرے چچا, یہ بھی صوفی لوگ, وہ سارے گریجویٹ تھے. شرافت علی خان, لطافت علی, سب لوگ. سر استاد ذاکر علی خان کی وہ ایک کس طرح آئے گا قرار, غزل آپ نے ضرور میں ضرور سناؤں گا پلیز, وہ میری فیورٹ غزل ہے. وہ تو آپ کو ضرور, اس کے بنا تو پروگرام کا بننا ہے. تو ہمیں گانے کے ساتھ صوفی پریکٹس بھی بتائی گئی کہ بیٹا یہ راستہ, دو راستے ہوتے ہیں. سلامت علی خان کمال تھے, مارتے نہیں تھے. اچھا راستہ لو یا برا, تمہاری مرضی, اچھے پہ جاؤ گے. تو یہ جو بہت برا کام کیا لوگوں نے, یہ جو اپنی پھر ان چیزوں نے لوگوں کو ننگا بھی کیا ہے, ان کو بے عزت بھی کروا دیا, پھر بھی اس سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے. یار اللہ نے آپ کو اتنا اچھا لے سر کا تحفہ دیا ہے, آپ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے, اور عام لوگوں کی طرح جا کے اپنے کو برا کروا رہے ہو. تو لہٰذا میں
और दूसरा मौसीकी के रूप बदलते जा रहे हैं। आज देखिए जो सूफियों के गाने थे उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्लबों में उनका इस्तेमाल हो रहा है और उसमें अजीब से डांस हो रहे हैं, कहाँ वज्जत होता था और कहाँ भी ये, अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये जितना गलत असर है मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं कभी भी इसके पैगाम देता हूँ पूरी नस्ल को कि ये जो ममनुआ चीज़ें हमारे इस्लाम में क्या ये पूरी दुनिया में मना है, उससे दूर रहें। तो फिर आप एक सूफी अंदाज के गायक बन जाए जो सलामत अली खां बना देता है, क्या बात, जो लता मंगेशकर बना देता है। क्या बात, ये बात है। बड़ी खूबसूरत जो है वो डिस्कशन जारी है और आज बड़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो एक डिबेट भी हुई हमारी उस्ताद शफकत अली खान साहब से, नादर अली खान साहब से। खान साहब दिल तो नहीं चाह रहा मगर वक्त जो है वो आपको पता है तो कि बड़ा जालिम है, जालिम होता तो है। अगर आप हमें वो उस्ताद ज़ाकिर अली खान की कंपोजिशन और उसके अलावा भी अगर कोई उस्तादी आपके ज़हन में हो तो आखिर में आप ज़रा वो अगर सुना देंगे। ये कंपोजिशन गालिबन मेरे चचा उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब की है, गाया इसको ज़ाकिर अली खान साहब ने, उस्ताद ज़ाकिर अली खान साहब ने। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। खो गया हूँ गमों के सहरा में, खो गया हूँ गमों के सहरा में। तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे। किस तरह आएगा। क्या कहना, क्या कमाल कर दिया जी उस्ताद शफकत अली खान जी। तो नाजरीन ये हैं उस्ताद शफकत अली खान और ये है शाम 84 घराना और ये है दुनिया क्लासिकी मौसीकी की लेगेसी जो आज हमारे साथ मौजूद थी। फरजंदा ने क्लासिकी मौसीकी, उस्ताद शफकत अली खान, नादर अली खान और बिहाइंड द कैमरा इश्तियाक अली खान। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दो जो है फरजंदा ने शाम 84 को मैंने मिस किया। फैज़ान अली खान आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और आप जब भी पाकिस्तान होते हैं, और शुजात अली खान आप दोनों भी हमारे मेहमान बनेंगे। उस्ताद शफकत अली खान ने हमेशा की तरह बड़ी दिलेराना गुफ्तगू की, कड़वे सच बोले, लफ्ज़ मिरासी का मतलब हमें समझाया और मौसीकी का पाकीज़गी के साथ रिश्ता और ताल्लुक भी बताया और ये भी बताया कि नई नस्ल अगर गायकी के शोबे में आना चाहती है या किसी भी शोबे में तरक्की करना चाहती है तो ममनू अशिया मुराद है जो है वो एक इस तरह के मशरूब और ड्रग्स और उनसे दूर रहा जाए, उनसे परहेज किया जाए। बिल्कुल ठीक बात किया आपने नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद शफकत अली खान आपका, नादर अली खान आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉफ़ी विद समा में हमने वो मज़े मज़े की बातें सुनी और आपने हमें सिखाई वो पहलू ज़िंदगी के जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब बात करते हैं आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस की तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोग गाने सुन के। कॉफ़ी विद समा में फिर से मुलाकात होगी खास मेहमानों के साथ। आज दीजिए इजाज़त।